नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बाद बीजेपी को सबसे ज़्यादा नुकसान महाराष्ट्र में हुआ और महाराष्ट्र में जब बीजेपी को नुकसान हुआ तो बीजेपी की तरफ से मंथन किया गया और अब ये बातें सामने निकल के आ रही हैं कि बीजेपी को जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो कहीं ना कहीं अजीत पवार को साथ लेने की वजह से हुआ है। रतन शारदा ने भी एक आर्टिकल लिखा ऑर्गेनाइजर में और उसमें भी उन्होंने ये बताया कि अजीत पवार को साथ में लेने की वजह से बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ। बीजेपी का कैडर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया और आने वाले दिनों में हो सकता है कि बीजेपी अजीत पवार से पल्ला झाड़ ले, अजीत पवार को अपना जो गठबंधन है उससे अलग करे। ऐसी चर्चाएं लगातार हो रही हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार को लेकर क्या चर्चा हो रही है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं लोकमत वीडियोस के एडिटर आशीष जादव सर। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में पक रहा है, बीजेपी और अजीत पवार के बीच में पक रहा है। सर, अजीत पवार को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, बीजेपी में उठ रहे हैं, आरएसएस भी उठा रहा है, तो क्या सच में बीजेपी अजीत पवार को छोड़ देगी? देखिए सुनु जी, ये लोकसभा चुनाव के नतीजे अगर हम देखेंगे तो पूरा ब्लेम जो आ रहा है वो अजित पवार के ऊपर बीजेपी की तरफ से डाला जा रहा है। ये बात उतनी सही नहीं है। आप बीजेपी कैसे लड़ी ये देखिए। इस चुनाव में बीजेपी ने 28 जगह पे अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, उसमें से 15 जगह पे बीजेपी के कैंडिडेट कांग्रेस के खिलाफ थे। वो 15 जगह पे बीजेपी बहुत बुरी तरह से हारी है। 15 में से 4 सीटें बीजेपी की आई है। इसका मतलब 11 जगह पे बीजेपी कांग्रेस से हारी है। 8 जगह ऐसी थी जहां बीजेपी शरद पवार जी के राष्ट्रवादी कांग्रेस से लड़ी। वहां पे सिर्फ 2 जगह पे बीजेपी जीत पाई है, 6 जगह पे हारी है। और 5 जगह पे जहां पे बीजेपी उद्धव ठाकरे की शिवसेना से लड़ी, तो उसमें से एक जगह जो सांगली की है, जहां पे इंडिपेंडेंट जो कांग्रेस के ही थे विशाल पाटिल चुन के आए, वहां पे 3 सीटें बीजेपी को लगी और 1 सीट उद्धव ठाकरे जी को लगी। अब बीजेपी का स्ट्राइक रेट किससे ज़्यादा आया, तो वो थोड़े बहुत फर्क में उद्धव ठाकरे के शिवसेना से आया। हालांकि बीजेपी ने ये पूरी कोशिश की कि उद्धव ठाकरे के शिवसेना के खिलाफ अपने कैंडिडेट ना खड़ा करे। जो अपना आर्च राइवल, जो ट्रेडिशनल राइवल है कांग्रेस और शरद पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस, इनके खिलाफ हम रखेंगे। वो पूरी स्ट्रैटेजी फेल गई है। बीजेपी ने ये सोचना चाहिए कि ये किसने कहा था कि ज़्यादातर सीटें कांग्रेस से लड़ो और उसके बाद 2 नंबर की सीटें राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार जी से लड़ो और उद्धव ठाकरे के शिवसेना से कम लड़ो। इसके विपरीत उल्टा अगर आप देखेंगे तो 13 जगह पे शिवसेना वर्सेस शिवसेना हुआ। 13 जगह पे, वो 13 जगह पे शिंदे की शिवसेना ने 7 सीटें जीती, उसमें की एक मुंबई की जो है रविंद्र वायकर जी की जो 48 वोट से वो जीते वो भी है। और 6 जगह पे उद्धव ठाकरे की शिवसेना जीती। तो उद्धव ठाकरे ने इनसे ज़्यादा सीटें हारी, किससे? शिंदे की शिवसेना से। इसका मतलब जिसको आपने बड़ा किया उसने अच्छा स्ट्राइक रेट कमाया और बीजेपी पूरी लॉस में गई। अब ये बीजेपी जो लॉस में गई है, बीजेपी का ये मानना है या बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी हैं, नेता हैं, खासकर एमएलएज हैं, इनका ये मानना है कि हमने पहली बार जब शिवसेना को साथ में लिया और उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट गिराई, तब ये कहा जा रहा था कि हिंदुत्व का एक ऐसा हमारा कॉमन एजेंडा है कि जिसके कारण शिवसेना और बीजेपी इतने साल 30 साल गठबंधन में रहे, तो वो वापस हम एक आए हैं। लेकिन जब एक साल भर पहले 2 जुलाई 2023 को अजित पवार जब बीजेपी के साथ आए, गवर्नमेंट में आए, उसके बाद से एक नैरेटिव सेट हुआ है कि जिनके खिलाफ हमने चुनाव लड़ा 2014 का और हम सत्ता में आए, जिनके खिलाफ हमने 2019 का चुनाव लड़ा और हम सत्ता में आ रहे थे, उन्हीं को आपने साथ में ले लिया। तो अजित पवार जी को सही मायने में महाराष्ट्र में सिंचाई घोटाला हो, जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला हो, इसमें किसने विलन करके या आरोपी नंबर 1 करके प्रोजेक्ट किया? ये बीजेपी ने किया, ये देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के लीडर्स ने किया। और वही लोग, वही बीजेपी आज अजित पवार जी और उनकी पार्टी को साथ में ले रहे हैं। वो पार्टी के साथ सिर्फ अजित पवार अकेले नहीं है,
उनके साथ प्रफुल्ल पटेल है, जहाँ पे आपने उनके सीजा हाउस की जो जब्ती हुई थी वो रिहा कर दी ईडी की केसेस में। देन छगन भुजबल थे जिनको ईडी ने जेल में डाला था, और सारे सुनील तटकरे हैं, और भी कोई हसन मुशर्रफ है जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होनी थी, तो वो इनके साथ भी इधर आ गए। तो ऐसे लोगों को लेके आप साथ में आए हैं, और उनकी जो असल पार्टी है जो शरद पवार जी के साथ है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं अच्छा हो गया हमारे में से जो भ्रष्टाचारी लोग थे उनको बीजेपी ने साथ में लिया है। तो ये जो परसेप्शन बीजेपी को उसको खामियाजा भुगतना पड़ा है, खास करके बीजेपी का जो कोर वोटर है वो नाराज हो गया, बीजेपी का जो पदाधिकारी था कार्यकर्ता था वो नाराज हो गया कि जिनके खिलाफ हमने एक एजेंडा बनाया था उनके खिलाफ हमने सत्ता हमारी लाई, और उसके बाद में आपने उनको हमारे साथ लेके अपने साथ लेके पार्टी का नुकसान किया। तो अभी बीजेपी में ये बहुत बड़ा रणकंदन हो रहा है सोच को लेके कि अजित पवार का करना क्या है। अगर उनको अभी बीच में छोड़ दें तो छोड़ने के बाद अजित पवार स्वस्थ बैठेंगे क्या? क्योंकि अजित पवार भी बोलेंगे कि फिर मुझे क्यों लाया गया है। अभी देखो इसके दो एग्जाम्पल देता हूँ। ये बात अजित पवार जी के ध्यान में आ गई है कि बीजेपी उनको कॉर्नर कर रही है, बीजेपी उनसे पल्ला झाड़ना चाहती है। तो उन्होंने पहली बार क्या किया, जब बीजेपी प्रफुल्ल पटेल जी को एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज दे रही थी, प्रफुल्ल पटेल ले रहे थे, अजित पवार ने बोला आपको प्रफुल्ल पटेल जी को मंत्री पद देना है या मेरे पार्टी को देना है ये तय करो। अगर मेरे पार्टी को मंत्री पद देना है तो मुझे कैबिनेट मंत्री चाहिए, मुझे एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं चाहिए। और प्रफुल्ल पटेल इसके पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, तो उनको आप डिमोट क्यों कर रहे हो, डिमोशन क्यों कर रहे हो उनका, ये मुद्दा उठाया। लेकिन वहाँ पे उन्होंने ये बात छुपाई नहीं कि मेरे पार्टी को अगर आप मिनिस्ट्री दे रहे होंगे तो वो कैबिनेट दीजिए। उसके बाद जो प्रफुल्ल पटेल जी की सीट खाली हो गई थी राज्यसभा की, उसके लिए आज अजित पवार जी की पत्नी सुनेत्रा पवार इनका नामांकन भरा गया है। ये भी एक बीजेपी के लिए बहुत सरप्राइज है कि अजित पवार जानबूझ के ये कर रहे हैं कि मैं मेरे पार्टी का डिसीजन लूंगा, बीजेपी मुझे ये नहीं कहेगी कि आप क्या डिसीजन ले, बीजेपी ये नहीं कहेगी कि परिवारवाद आप ला रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते, मैं मेरे पार्टी के डिसीजन लूंगा। इस तरह से अजित पवार ने आज सुनेत्रा पवार जी का डिसीजन लिया कि उनको वो राज्यसभा में भेज रहे हैं। और आगे जाके ये भी हो रहा है कि बीजेपी पे अजित पवार ये प्रेशर लाने वाले हैं कि आप बोलिए, आप वो जो एमओएस इंडिपेंडेंट चार्ज दे रहे थे, भले ही आप एमओएस दे दो, राज्य मंत्री दे दो, लेकिन सुनेत्रा पवार को बनाओ। अगर उन्होंने ये बात एज अ पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी को कहा कि आप जो मंत्री पद दे रहे हो राज्य मंत्री पद, वो मेरी बीवी जो अभी राज्यसभा की सांसद बन चुकी है उनको दीजिए, तो बीजेपी क्या करेगी। मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि बीजेपी को, अजित पवार जी को भी ये पता है कि बीजेपी उनसे पल्ला झाड़ रही है। बीजेपी उनको कह सकती है कि अगला जो विधानसभा चुनाव है उसमें आप इंडिपेंडेंट लड़िए, महायुति या एनडीए अलायंस करके मत, हमारे पास साथ प्रीपोल अलायंस करके सीट शेयरिंग करके मत लड़िए, आप अलग लड़िए। तो अजित पवार अलग लड़ने के लिए तैयार है क्या? अगर उनको ये पता चला कि बीजेपी उनसे पल्ला झाड़ रही है या उनके साथ जो 40 एमएलएज आए हैं उनमें एक हड़कंप मच जाएगा कि हम जिनके साथ गए हैं उनको बीजेपी साथ नहीं ले रही है, तो ये बीजेपी के ऊपर भी एक धर्म संकट है कि हमने साथ तो ले लिया है, किसके लिए साथ में लिया? कि बीजेपी का जो वोट शेयर है जो 28% से कम कभी होना ही नहीं था 2014 के विधानसभा चुनाव के परिणामों के अनुसार, क्योंकि सब पार्टियां इंडिपेंडेंट लड़ी थी, अलग अलग लड़ी थी, तो वहाँ पे 28% वोट जो बीजेपी का कोर वोट है, वोट शेयर है, उससे कम आना नहीं था। लेकिन इस चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसमें बीजेपी का वोट शेयर बहुत नीचे गया है, वो 25 तक नीचे आया है। तो अब बीजेपी को यह पता चल गया है कि जो वोट शेयर हम 28 से जोड़ तोड़ करके हम 40-45 के ऊपर ले जा रहे थे या ज़्यादा 50 तक जाने की सोच रहे थे, ये तो उल्टा हो गया। इनके कारण तो हमारा खुद का ही वोट शेयर गिर गया। और अभी बीजेपी में बहुत बड़े पैमाने पे चिंतन की आवश्यकता है। देवेंद्र फडणवीस जो है वो ऑलरेडी पार्टी आलाकमान को ये कह चुके हैं
कि मेरे को आप गवर्नमेंट से बाहर निकालिए, पार्टी के लिए मैं काम करना चाहता हूँ। और अमित शाह जी ने उनको बोला है कि ये केंद्र की पूरी सरकार बनने दो और वो उसके बाद में आपका डिसीजन हम लेंगे। तो अभी पार्टी हाईकमांड बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस ने जो प्रस्ताव रखा है कि उनको इस्तीफा देना है उनके डिप्टी सीएम पद से या गवर्नमेंट से, उनको आप रिहा कीजिए और उनको पार्टी के लिए काम करना है, उसके बारे में बीजेपी क्या निर्णय लेती है इसके तरफ पूरी महाराष्ट्र की जनता जो है वो भी ध्यान रख रही है, बीजेपी भी ध्यान रख रही है कि क्या निर्णय होगा। क्योंकि अभी तक के देवेंद्र फडणवीस उनकी जो भूमिका है कि मुझे गवर्नमेंट में रहना नहीं है, मुझे पार्टी के लिए काम करना है, मेरे को मेरे पद से इस्तीफा देने दो, ये उनके स्टैंड के ऊपर कायम है। जी सर, लेकिन अगर देखा अजीत पवार एक पार्ट है बीजेपी के, लेकिन और भी कई सारी गलतियां हुई जिसको बीजेपी ने महाराष्ट्र में सही करना चाहिए। तो क्या बीजेपी अपने पार्टी के अंदर कई सारे बदलाव करेगी, ऐसा लगता है, या फिर अजीत पवार पे ही पूरा ठिकरा ठोप कर बीजेपी आगे निकलना चाहेगी? बीजेपी को पार्टी में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है, उसके सिवा बीजेपी वापस सत्ता में नहीं आ सकती। जिस तरह के परिणाम आए हैं उसमें बीजेपी खुद बहुत डेफिसिट में चली गई है। महायुति मीन्स एनडीए गठबंधन भी बहुत डेफिसिट में चला गया है। तो इसके लिए अभी एक रिवाइवल होना बहुत ज़रूरी है और वो रिवाइवल बीजेपी से ही होगा। बीजेपी में स्टेट प्रेसिडेंट की जगह नया स्टेट प्रेसिडेंट अभी देना पड़ेगा, जो मेरी जहाँ तक की जानकारी है उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही हैं। चंद्रशेखर बावनकुले जो बुरी तरह फेल हो गए हैं, उन्होंने तो अभी तक के इस्तीफा देना चाहिए था ऐसा मुझे लगता है, लेकिन वो नहीं देंगे ये मालूम होने के कारण ही देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। तो चंद्रशेखर बावनकुले जी के जगह पे स्टेट प्रेसिडेंट करके नया कौन आता है? खुद देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट में से निकल के पार्टी में काम करना चाहते हैं। तो बात तो यहाँ तक है कि उनको नेशनल प्रेसिडेंट बनाया जाएगा क्या, उसके लिए भी उनका नाम आरएसएस आगे कर सकती है, क्योंकि इस बार आरएसएस चाहेगी कि उनका कोई बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट बने। तो इस तरह की भी बात चालू है, क्योंकि जो नाम कुछ सामने आ रहे हैं वो एबीवीपी के हैं, वो आरएसएस के नहीं हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र में तो स्टेट बीजेपी यूनिट में बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। उसके बाद जो गठबंधन है महायुति का या एनडीए अलायंस का, उसमें अभी शिंदे जी को आपने इतना सर के ऊपर चढ़ा लिया है कि उनको आपने सीएम पद दिया और उन्होंने भी आपसे सिर्फ 2 ही सीटें कम ली है, 7 सीटें ली है। तो वो ड्राइविंग सीट पे है। उनको आप बीइंग अ मराठा फेस आप उनको बाजू में नहीं कर सकते। उनको साथ में रह के ही आपको हिंदुत्व के मुद्दे पे ये चुनाव अगर लड़ने हैं तो साथ में लिया जाएगा। और अजित पवार की रही बात, तो उनको ये कह सकते हैं कि आप इंडिपेंडेंट लड़िए, क्योंकि अजित पवार के साथ जो लोग हैं वो बीजेपी जैसा कहेगी वैसा मानने को तैयार है। जिनको मंत्री पद मिले हैं या जिनको जैसे प्रफुल्ल पटेल जैसे लोग हैं जो मोदी शाह जी के नज़दीक हैं, इसमें अजित पवार ही अकेले ऐसे हैं एनसीपी में कि जो चक्रव्यूह में फंसे हैं। इसलिए अजित पवार भी ये गेम खेल रहे हैं कि मैं बीजेपी से उल्टा डिसीजन लूँ, जैसे कि उन्होंने प्रफुल्ल पटेल जी को ना कहा कि आप नहीं जाएंगे, अगर वो पार्टी को मंत्री पद दे रहे हैं तो फिर कैबिनेट लीजिए, आप भले ही ले रहे होंगे लेकिन मैं नहीं लेने दूंगा, क्योंकि मेरे पार्टी का सवाल है। आप प्रफुल्ल पटेल जी को मंत्री बनाना चाहते हैं या मेरे पार्टी को मंत्री पद दे रहे हैं, ये पहले सोचो। ये कहा गया है, इसकी न्यूज़ बड़ी नहीं हुई है। दूसरी बात, आज भी उन्होंने परिवारवाद वगैरह वो सब ठीक है, लेकिन सुनेत्रा पवार जी को उन्होंने राज्यसभा पे भेजने का निर्णय लिया है। ये बीजेपी को पसंद नहीं आया होगा, लेकिन उन्होंने वो लिया है और आगे जाके वो ये इसके ऊपर स्ट्रेस देंगे कि सुनेत्रा पवार जी को ही आप मोदी गवर्नमेंट में राज्य मंत्री बनाइए। ये भी हो सकता है। तो दोनों तरफ से कि जैसे आपने हमें यूज़ किया, अब हम भी आपको यूज़ करेंगे। तो बीजेपी जो है वो कैच 22 में फंस गई है महाराष्ट्र में, और उसको अगर कुछ अलग करना है तो विद इन पार्टी से करना पड़ेगा, तब जाके ये जो अलायंस पार्टनर्स है ये मानेंगे, क्योंकि इनको कंट्रोल में रखना। बीजेपी की एक दिक्कत ये भी है कि उनके 105 एमएलए हैं, उसमें से 10 लोगों को मंत्री पद दिया गया है। 95 एमएलए अभी भी खाली पड़े हैं, और वो ये चाहेंगे
कि ये जो मंत्रिमंडल का रिशफल हो, एक्सपांशन हो, और उसमें कुछ लोग जिन्होंने अभी 2 साल तक होने को आएंगे 30 जून को, कि जो मंत्री रह चुके हैं उसमें से आधे से ज़्यादा बाहर निकालिए और नया ब्लड, नए फेसेस को अंदर लाइए। थोड़ा सा पूरा चेहरा जो है मंत्रिमंडल का वो नया बनाइए। तो ये प्रेशर भी विद इन महायुति या इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में आ रहा है। तो आज आके बीजेपी खुद अपने चक्रव्यूह में फंस गई है। जी सर, एक और चीज़, बीजेपी का हमेशा हमने देखा जहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी होती है उन स्टेट्स में, तो बीजेपी सीएम बदलकर एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की कोशिश करती है। गुजरात हो, कर्नाटक हो, ऐसे कई सारे स्टेट्स में हमने देखा कि बीजेपी ने सीएम फेस चेंज किया और फेस चेंज करने के बाद बीजेपी ने वहाँ पर वापस से अपना जो जनाधार है वो जो है कमाया। तो क्या महाराष्ट्र में कोशिश करेंगे कि सीएम को भी बदलें, या फिर सीएम बदलने की कंडीशन में है या नहीं है बीजेपी? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी किसके खिलाफ थी? महाराष्ट्र में मोदी जी ने भी लगभग 15 रैलियां की, 3 या 4 जगह पे ही उनको सफलता मिली है। जी आप तो मोदी जी के चेहरे के ऊपर महाराष्ट्र में चुनाव लड़े। आपके तीनों नेता एनडीए के, एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, अजित पवार हो, तीनों के तीनों फेल गए। वो तीनों में अगर किसी का स्ट्राइक रेट अच्छा है तो फिर वो एकनाथ शिंदे जी का है। जी फिर आप एकनाथ शिंदे जी को सीएम पद से कैसे हटाएंगे? और वो फिर मराठा चेहरा है। जी अगर जहां पे आज सबसे ज्यादा मराठा एमपी चुन के आए हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप एकनाथ शिंदे को कैसे बदल सकते हो? फिर आती है आपके ऊपर बात। देवेंद्र फडणवीस तो पहले ही बोल चुके हैं कि मुझे गवर्नमेंट से बाहर निकालिए, मैं पार्टी के लिए काम करना चाहता हूं। वो तो अभी भी अपने स्टैंड पे अड़े हुए हैं। तो अभी आपको पार्टी से शुरुआत करनी है। गवर्नमेंट में जब आप आओगे तो आपको रिशफल करना है, आपको नया ढांचा उसका क्रिएट करना है। अगर शिंदे जी को आपको चेंज करना है तो कोई ऐसा चेहरा हो कि जिसको विद इन इंडिया अलायंस में एक्सेप्टेंस हो और लोग भी बोले कि हाँ यार, ये ऐसा कुछ बनाया है, जैसे गुजरात में उन्होंने किया कि पूरा मंत्रिमंडल ही नया बनाया, सब फेसेस न्यू डाले। तो अगर ऐसा करना है तो वो मास्टर स्ट्रोक रहेगा, लेकिन फिर उसमें बहुत सरप्राइजिंग नाम आएंगे। अगर बीजेपी का सीएम बीजेपी बनाना चाहती है तो वो कंडीशन में आज बीजेपी है क्या? जो बीजेपी कह रही थी कि हमारा बूथ मैनेजमेंट सबसे अच्छा है, हमारा पक्ष संगठन सबसे अच्छा है, हमारे पास हिंदुत्ववादी वोट 28% मिनिमम है, और जबकि चुनाव हुए हैं लोकसभा के तब उनके पास अलग अलग सर्वे में से 33% ऑफ द वोट्स थे। फिर चुनाव के बाद वो वोट शेयर 25 तक आ गया है नीचे। और जो स्ट्रैटेजी बनाई थी कि सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस के खिलाफ, उसके बाद में 8 सीटें शरद पवार जी के खिलाफ और सिर्फ 5 सीटें उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ, ये स्ट्रैटेजी पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। ये स्ट्रैटेजी चली नहीं है। अभी बीजेपी को ये रहना चाहिए कि हमारे पास अगर 105 एमएलएज हैं सिटिंग, तो वो 105 सीटें तो हमारी है। बीजेपी ये चाहेगी कि 288 में से 50% ऑफ द सीट वो लेगी और अपने अलायंस पार्टनर को दूसरे देंगे। अगर शिंदे भी कहेंगे कि मेरे पास भी 40 एमएलए हैं, अजित पवार भी कहेंगे मेरे साथ भी 40 एमएलए हैं, उल्टा राज ठाकरे भी बोलते हैं कि मैं भी महायुति या इंडिया गठबंधन में आना चाहता हूं, लेकिन इनका तो कोई तय ही नहीं हो रहा, तो मैं क्यों लड़ूं? और आज उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि चलो भाई 250 सीट्स पे हम तैयारी शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि सीट शेयरिंग वाला जो मामला है वो बहुत पेचीदा है और उसमें बीजेपी को बहुत फर्म डिसीजन लेना पड़ेगा अगर बीजेपी ये चाहती है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने। क्योंकि अभी जो नतीजे आए हैं लोकसभा चुनाव के, उसमें ये दिख रहा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की जो शरीयत या रेस रहेगी वो विद इन कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में रहेगी। अगर कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटें लेके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आती है या उद्धव ठाकरे की शिवसेना बन के आती है, उनमें भी एक टसल है। तो ऐसे पूरे माहौल में अभी बीजेपी जो लोकसभा चुनाव के टाइम ड्राइविंग सीट पे दिख रही थी, आज वो सबसे लोएस्ट पादान पे खड़ी है और वो अपने ही कुएं में फंस गई है। जी
तो आशीष जी, धन्यवाद, आपने आपकी तरफ से बातें रखी। तो बीजेपी के लिए अजीत पवार तो एक सरदर्द है ही, लेकिन बीजेपी के लिए और भी कई सरदर्द हैं जो पार्टी के अंदर ही हैं, और उन सभी चीज़ों को बीजेपी को सुधारना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। देखना ये ज़रूरी है कि आने वाले दिनों में बीजेपी अपने संगठन में महाराष्ट्र में खास तौर पर किस तरह के बदलाव करती हैं। जो देवेंद्र फडणवीस जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, उनका आगे क्या होगा और किस तरह से वो पार्टी को आगे लेकर जाएंगे, ये भी देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा? अजित पवार के साथ क्या किया जाएगा? अजित पवार बीजेपी के साथ रहेंगे या फिर उन्हें अकेले इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना होगा? आपको क्या लगता है? ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को बड़े पैमाने तक शेयर करें।